अध्याय 13 कांग्रेस पर धिक्कार है। याह्या के आक्रमण की शुरुआत के कुछ दिनों बाद 29 मार्च को एक अमेरिकी कोर्ट मार्शल ने अमेरिकी सेना के प्रथम लेफ्टिनेंट विलियम कैली जूनियर को माई लाई गांव में 22 वियतनामी नागरिकों की पूर्व नियोजित हत्या का दोषी पाया। रिचर्ड निक्सन, जिन्होंने कैली को उनके अपार्टमेंट में कैद से मुक्त किया और उनकी सजा कम कर दी, के लिए माई लाई नरसंहार पर विवाद वास्तव में नैतिकता का मामला नहीं था, बल्कि उनके आलोचकों के लिए वियतनाम युद्ध के खिलाफ राजनीतिक लाभ उठाने का एक अवसर था। माई लाई मुकदमा वियतनाम से आने वाली असहनीय खबर थी। इसलिए पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार ऐसे समय में हुआ जब कई अमेरिकी पहले से ही एशिया, खासकर वियतनाम में अपनी सरकार की विदेश नीति से निराश थे। वहां युद्ध अमेरिकियों के दिमाग में सबसे बड़ी समस्या थी, यहां तक कि अर्थव्यवस्था से भी आगे, जिसने अन्य विदेशी मुद्दों में लगभग सभी सार्वजनिक रुचि को दबा दिया था। वियतनाम निक्सन और किसिंजर के विचारों का निरंतर केंद्र बना रहा। प्रशासन विदेशों में अमेरिकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाए बिना वियतनाम से सैनिकों को वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही दक्षिण वियतनाम में लड़खड़ाती सरकार और सेना को भी सहारा दे रहा था। निक्सन द्वारा युद्ध समाप्त करने की बात के बावजूद लड़ाई न केवल अंतहीन लग रही थी, बल्कि बढ़ती भी जा रही थी। 1970 में कंबोडिया पर बमबारी और आक्रमण, और हाल ही में दक्षिण वियतनामी सेना के लाओस पर असफल आक्रमण के लिए अमेरिकी सैन्य समर्थन। घरेलू स्तर पर 1971 का वसंत वियतनाम युद्ध के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का समय था, जिसमें अब बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और कुछ सक्रिय सेवा सदस्य भी शामिल थे। निक्सन के लिए जनता का समर्थन अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गया था और व्हाइट हाउस को युद्ध रोकने के लिए कांग्रेस के कई कानूनों का सामना करना पड़ा। 1971 की शुरुआत में निक्सन को डर लगने लगा कि शायद उन्हें दोबारा नहीं चुना जाएगा। जनवरी में लगभग 3/4 अमेरिकी चाहते थे कि कांग्रेस वियतनाम से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला ले। और मार्च में जैसे ही याह्या ने अपने अत्याचार शुरू किए, वियतनाम के मामले में निक्सन के व्यवहार को अधिकांश अमेरिकियों ने अस्वीकार कर दिया, बल्कि उससे भी ज्यादा, जबकि 2/3 लोगों का मानना था कि निक्सन प्रशासन जनता को वियतनाम युद्ध के बारे में वह नहीं बता रहा था जो उसे जानना चाहिए। व्हाइट हाउस के आलोचकों ने वियतनाम से बांग्लादेश तक सीधी रेखा खींच दी और निक्सन प्रशासन पर साइगोन और इस्लामाबाद दोनों में क्रूर तानाशाही का समर्थन करने का आरोप लगाया। डेमोक्रेटिक राजनेताओं ने बंगाली नरसंहार को निक्सन की अनैतिक विदेश नीति का एक नया उदाहरण बताया और राष्ट्रपति से पाकिस्तान पर अधिक प्रभाव डालने का आग्रह किया। बेशक बोस्निया और दारपुर पर हाल की बहसों के विपरीत कोई भी अमेरिकी नेता बंगालियों को बचाने के लिए बल प्रयोग पर विचार नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि एडवर्ड कैनेडी ने भी यह विकल्प नहीं रखा था। संयुक्त राज्य अमेरिका वियतनाम से खुद को निकालने की दर्दनाक कोशिश कर रहा था और कोई भी एशिया में और सैन्य हस्तक्षेप नहीं चाहता था, और निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी नहीं जो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक और युद्ध में धकेल दे। जैसा कि जॉन केनेथ गैलिब्रेथ ने बंगालियों से अपनी अपील में साफ साफ कहा था, हम में से जो लोग इंडो चाइना में कम महत्वाकांक्षी नीति की वकालत कर रहे हैं, वे एशिया में कहीं और अमेरिकी सुधारात्मक कार्रवाई की मांग करने की स्थिति में नहीं है। ढाका स्थित एक अमेरिकी अधिकारी ने अपने घर भेजे एक व्यथित पत्र में लिखा, ये समझना आसान है कि वियतनाम युद्ध से बहुत दूर, थका हुआ, परेशान बच्चों के साथ और इतना कम काम करने के बाद भी संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार और उसके नागरिक टालमटोल करना क्यों पसंद करते हैं। यह अनुचित, अतार्किक या विशेष रूप से स्वार्थी नहीं है, ये बस दुखद है। ये थका हुआ, निराश अमेरिकी मूड व्हाइट हाउस के लिए वरदान साबित हुआ। निक्सन के राजनीतिक सलाहकारों को उम्मीद थी कि विदेशी कार्रवाइयों से नाराज अमेरिकी बंगालियों के प्रति उदासीन साबित होंगे, इसलिए उन्होंने कैनेडी और डेमोक्रेट्स को एशिया में एक और गृहयुद्ध में हस्तक्षेप का आह्वान करते हुए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई की शुरुआत में निक्सन ने किसिंजर से कहा था, जो लोग वियतनाम के बारे में शिकायत करते हैं, वे इसलिए शिकायत करते हैं क्योंकि हमने उसमें हस्तक्षेप किया था जिसे वे गृहयुद्ध कहते हैं। अब उन्हीं कमीनों में से कुछ चाहते हैं कि हम बियाफ्रा में हस्तक्षेप करें, और उन्हीं लोगों में से कुछ चाहते हैं कि हम यहाँ हस्तक्षेप करें। दोनों गृहयुद्ध, असली गृहयुद्ध, किसिंजर ने बाद में कहा, जो लोग हम पर दक्षिण पूर्व एशिया में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने का आरोप लगा रहे थे, वही लोग हम पर दक्षिण एशिया में पर्याप्त दखल न देने का आरोप लगा रहे हैं। एक कम्युनिस्टों के खिलाफ है, दूसरा याह्या के खिलाफ होता। अंततः यह एक बहुत ही प्रभावी तर्क था। व्यापक और हृदयविदारक प्रेस कवरेज, कैनेडी और कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा वकालत और कुछ सार्वजनिक सक्रियता के बावजूद अमेरिकी जनता कभी भी बंगालियों के साथ पूरी तरह से एकजुट नहीं हुई।
वियतनाम से निराश और कमजोर अमेरिकी एक और एशियाई दलदल में फंसने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। आमतौर पर दक्षिण एशिया में हताश गरीबों की रोजमर्रा की पीड़ा अमेरिकी प्रेस का ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती, कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन याह्या का हमला एक जबरदस्त घटना थी जिसने ध्यान खींचा। इतनी जीवंत मीडिया कवरेज के साथ इस मानवीय आपदा को मतदाताओं को सरल शब्दों में समझाया जा सकता था और निक्सन प्रशासन को दोषी ठहराया जा सकता था। भारत सरकार, जो अपनी ही उग्र जनता और संसद से निपटने की आदी थी, ने अपना मामला सीधे अमेरिकी जनता के सामने रखा। भारतीय राजनयिकों ने उत्सुकता से रिपोर्ट दी कि अमेरिकी प्रेस ने लगभग सार्वभौमिक रूप से पाकिस्तान के नरसंहारों की निंदा की थी, यहां तक कि रूढ़िवादी शिकागो ट्रिब्यून ने भी पाकिस्तान की आलोचना की थी। वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमेरिकी शिक्षाविदों, पत्रकारों और अधिकारियों में व्यापक आक्रोश की सूचना दी। भारतीय राजनयिकों ने कांग्रेस को खुश करने की पूरी कोशिश की, चतुराई से कांग्रेस के नए सदस्यों को प्रभावित किया और कांग्रेसी कर्मचारियों की पैरवी की। भारतीय अधिकारी प्रमुख डेमोक्रेट्स के इरादों को लेकर ठंडे संदेह में थे। एक भारतीय राजनयिक ने गुप्त रूप से लिखा कि हालांकि कुछ लोगों की दक्षिण एशिया में सच्ची रुचि हो सकती है, लेकिन यह संभव है कि ह्यूबर्ट हम्फ्री और एडमंड मस्की सहित अधिकांश प्रमुख भारत समर्थक सेनेटर राष्ट्रपति के विरोध और उनके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के कारण ऐसा कर रहे हों। निक्सन और किसिंजर उनकी हर बात से सहमत हो सकते थे। भारतीय राजनयिक ने निष्कर्ष निकाला, उन्हें लगा कि यही उन कुछ तरीकों में से एक है जिनसे वे उन्हें हरा सकते हैं। फिर भी भारत सरकार ने गलत तरीके से यह मानकर कि मस्की 1972 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े दावेदार हैं, एक लाभदायक अभियान शुरू किया। वाशिंगटन में भारतीय राजदूत ने उनसे कहा कि राष्ट्रपति पद का ताज उन लोगों को विरासत में मिलता है जो पहले ही भारत आ चुके हैं, और बेशर्मी से बताया कि मस्की की पत्नी, जो भारत आने की इच्छुक थी, एक भारतीय महिला से योग की शिक्षा ले रही थी। निक्सन एक अन्य डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के दावेदार के बारे में ज्यादा चिंतित थे, मैसाचुसेट्स के सेनेटर एडवर्ड कैनेडी, जो जल्द ही कांग्रेस में पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचारों की निंदा करने वाले सबसे मुखर व्यक्ति बन गए। निक्सन कैनेडी परिवार के प्रति एक जुनूनी भय और घृणा से ग्रस्त थे, जो राजनीतिक गणनाओं से कहीं अधिक गहरी थी, और सेनेटर की फोन बातचीत को टैप करना चाहते थे। व्हाइट हाउस के पास कैनेडी के बारे में चिंता करने का एक अच्छा कारण था, जो राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार मस्की के साथ कांटे की टक्कर में थे। सीधे मुकाबले में सर्वेक्षणों ने निक्सन को कैनेडी से आगे दिखाया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के पास राष्ट्रपति के करीब पहुंचने के लिए पर्याप्त समय था, और वह अक्सर वियतनाम और चीन सहित विदेश नीति पर निक्सन की आलोचना करते थे। हालांकि अगर उन्हें फिर से चुनाव लड़ना था, तो कैनेडी को इस घोटाले से खुद को मुक्त करना होगा। जुलाई 1969 में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने मैसाचुसेट्स के चप्पाक्विलिक के छोटे से द्वीप पर एक घातक गलत मोड़ ले लिया था, और रॉबर्ट कैनेडी की एक युवा अभियान कार्यकर्ता मैरी जो कोपेच ने उनकी डूबी हुई कार में डूब गई थी। पुलिस को इसकी सूचना देने में उन्हें 10 घंटे लगे। जब पूर्वी पाकिस्तान में हत्याएं शुरू हुई, तो कैनेडी ने तुरंत आर्चर ब्लड के कुछ केबल प्राप्त किए और याह्या की हत्याओं, निक्सन की चुप्पी और पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा करते हुए भाषण देना शुरू कर दिया। 3 मई को उन्होंने सीनेट को बताया कि हजारों लाखों लोगों की जान दांव पर लगी है, जिनके विनाश से पूरी मानव जाति की अंतरात्मा पर बोझ पड़ेगा। उन्होंने शिकायत की कि ब्लड की रिपोर्टों को दबाया जा रहा है और उन्हें ढाका वाणिज्य दूतावास से केबल ट्रैफिक तक पहुंच से वंचित रखा जा रहा है। लाखों शरणार्थियों के पलायन ने कैनेडी को एक मंच प्रदान किया। वे शरणार्थियों पर सीनेट उपसमिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने इस कुरूप तथ्य को उजागर किया कि अधिकांश शरणार्थी हिंदू थे। शरणार्थियों की मदद के लिए व्हाइट हाउस की बयानबाजी, दिखावे और कागजी योजनाओं की निंदा की, और निक्सन की अमेरिकी सहायता प्राप्त पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों के प्रति निरंतर चुप्पी और स्पष्ट उदासीनता की निंदा की। वो इतने मुखर थे कि बंगालियों के बीच रातों रात हीरो बन गए, जबकि पाकिस्तान ने शिकायत की कि उनके घरेलू मामलों में दखल संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है। व्हाइट हाउस में कैनेडी की वकालत ने सभी संभावित खतरे पैदा कर दिए। किसिंजर और अलेक्जेंडर हैंक को संदेह था कि वह विदेश विभाग के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। जून तक, जब निक्सन वियतनाम विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहे थे, एक नए सर्वेक्षण से पता चला कि राष्ट्रपति पद की दौड़ में कैनेडी निक्सन के बराबर थे। अन्य सेनेटर भी एकजुट हुए, जिनमें कुछ रिपब्लिकन और लगभग सभी प्रमुख डेमोक्रेट शामिल थे। मस्की इस बात से भयभीत थे कि अमेरिकी टैंकों, विमानों और बंदूकों का इस्तेमाल असुरक्षित शहरों को नष्ट करने और अनुमानित 2 लाख निहत्थे नागरिकों को मारने के लिए किया गया था।
जबकि वाल्टर मोंडेल ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता निलंबित करने का कानून पेश किया। सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष अरकानसस के शक्तिशाली डेमोक्रेट विलियम फुलब्राइट ने प्रशासन से ब्लड टेलीग्राम और अन्य धाका केबल की मांग की। जब विदेश विभाग ने इनकार कर दिया तो फुलब्राइट और अन्य सेनेटरों ने अत्याचारों को कम करके आंकने के लिए निक्सन प्रशासन की आलोचना की। कड़ा रुख अपनाते हुए फुलब्राइट ने ब्लड को, जो अभी अभी ढाका से लौटे थे और विदेश विभाग में अपनी डेस्क जॉब से निराश थे, 24 जून को सीनेट की विदेश संबंध समिति के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया। ब्लड ने निक्सन की नीति का विरोध करते हुए तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका को इस हत्या का विरोध करना चाहिए, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता रोक देनी चाहिए और याह्या पर राजनीतिक समझौते के लिए दबाव डालना चाहिए। हालांकि सावधानी बरतने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर लगातार अत्याचार से पता चलता है कि पाकिस्तानी सेना में कुछ लोग हिंदू अल्पसंख्यकों का सर्वनाश चाहते थे। याह्या खुद ब्लड की गवाही से परेशान थे। कैनेडी ने ब्लड को 4 दिन बाद अपनी उपसमिति के समक्ष गवाही देने के लिए कहा। उस दिन एक भयंकर तूफान आया जिसमें इतनी तेज बिजली कड़की कि सेनेटरों को झटका लगा। हालांकि कैनेडी निश्चित रूप से चाहते थे कि आतिशबाजी उनकी अपनी हो। ब्लड इन सब के बावजूद पूरी तरह से विदेश सेवा के व्यक्ति थे और वो क्रूर सीनेट के सामने सब कुछ उजागर करने वाले नहीं थे। वाशिंगटन वापस भेजे जाने पर उन्होंने अपनी भड़ास किसी भी राय वाले पेज या प्रसारण में नहीं निकाली। नहीं उन्होंने विरोध में इस्तीफा दिया, जैसा कि कंबोडिया पर आक्रमण के बाद किसिंजर के कई कर्मचारियों ने गुस्से में किया था। ब्लड ने अपने असहमति वाले टेलीग्राम का जिक्र नहीं किया और हालांकि उन्होंने जोर देकर संकेत दिया कि उन्होंने असामान्य परिस्थितियों में ढाका छोड़ा था, कैनेडी ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। ब्लड निजी तौर पर इस बात से खुश थे कि कैनेडी जैसे कद का कोई व्यक्ति बंगालियों में रुचि ले रहा था, लेकिन पूर्व वाणिज्य दूत का लहजा संयमित और पेशेवर था। ब्लड अभी भी पेशेवर महत्वाकांक्षाएं पाल रहे थे और गवाही देते समय वो विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में थे, जो अगर उन्होंने कोई गोपनीय जानकारी लीक की होती तो उन पर हमला कर देते। अपने अचानक पतन से वो जरूर हिल गए होंगे, फिर भी वो शपथ के अधीन थे और उनके जवाब विनाशकारी थे। उन्होंने बंगाली शरणार्थियों के निरंतर पलायन की गवाही दी जब तक कि उन्होंने ढाका नहीं छोड़ा। वे किसी भी शहर या गांव से भाग रहे थे जहां सेना ने हमला किया था। उनमें से ज्यादातर हिंदू थे जो किसी खास उत्पीड़न से भाग रहे थे। ब्लड के संतुलित प्रदर्शन से कैनेडी थोड़े निराश जरूर दिखे, लेकिन राजनयिक के काम ने उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की नींव रखी। सेनेटर ने अमेरिकी हथियारों को लेकर वहां के वरिष्ठ विदेश विभाग के अधिकारी की तीखी आलोचना की, जिससे उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि पाकिस्तान ने F-86 सेबर लड़ाकू विमानों और M-24 चैफी टैंकों का इस्तेमाल किया था। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे ब्लड और उनकी टीम ने स्थापित किया था। इस बीच प्रेस लगातार धोल पीटती रही। पत्रकार पूर्वी पाकिस्तान में उमड़ पड़े और भारत में शरणार्थी अपने साथ भयावह कहानियां लेकर आए, जिन्हें पाकिस्तान सेंसर नहीं कर सका। कलकत्ता से भारतीय सेना ने पत्रकारों को सीमा पार करके पूर्वी पाकिस्तान में जाने से रोकने की पूरी कोशिश की। बंगाली यह सुनकर स्तब्ध रह गए कि कुछ अमेरिकी हथियार अभी भी पाकिस्तानी सेना तक पहुंच रहे हैं। सेना के आतंक के बीच इन भयभीत लोगों को रेडियो के जरिए खबरें मिलती रहीं। एक बंगाली ने वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्टर से कड़वाहट से पूछा, आप सेना को और बंदूकें क्यों भेज रहे हैं? लंदन में संडे टाइम्स ने एक पाकिस्तानी पत्रकार एंथनी मस्कारेनहास का एक विस्तृत और वीभत्स वृत्तांत नरसंहार शीर्षक से प्रकाशित किया। न्यूज़वीक ने एक भयावह कवर स्टोरी छापी। गांव-गांव मलबे में तब्दील हो गए थे और लाशों से बदबू आ रही थी। पत्रिका में बताया गया था कि 25 लाख बंगाली मारे गए थे। इसमें एक 3 साल के लड़के और उसकी किशोर मां, दोनों शरणार्थियों का वर्णन किया गया था। वे कीचड़ भरी जमीन पर बैठे थे, जो गर्मियों की लगातार बारिश की बूंदों से कीचड़ से सनी हुई थी। बच्चे का पेट बेढंगा रूप से फूला हुआ था, उसके पैर सूजे हुए थे और उसकी बाहें किसी आदमी की उंगली से भी मोटी नहीं थीं। उसकी मां ने उसे चावल और सूखी मछली खाने के लिए मनाने की कोशिश की। आखिरकार बच्चे ने कमजोरी से खाना निगल लिया, हांफने लगा और मर गया। इन भयावह कहानियों के प्रभाव को कम करने के प्रयास में पाकिस्तान ने कुछ ही विदेशी संवाददाताओं को अंदर आने दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के सिडनी शैनबर्ग, जिन्हें मार्च में ढाका से निष्कासित कर दिया गया था, ने इस अवसर का लाभ उठाया। उन्हें पाकिस्तानी सेना की बंगालियों के प्रति घृणा याद है। इन इकाइयों के प्रभारी अधिकारी भी कहते थे, तुम इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये नीच हैं, ये झूठ बोलते हैं। अधिकारियों ने उन्हें मारने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। वह याद करते हैं,
आप ऐसी जगहें देखेंगे जहां उन्होंने छोटे लकड़ी के घरों को हिंदुओं का बताकर चिन्हित कर दिया था। बचे हुए लोगों ने उन्हें बताया कि सेना चिल्लाती हुई आती, क्या वहां कोई हिंदू है? जब उन्हें पता चलता कि वहां कोई हिंदू है तो वे उसे मार डालते। वो निष्कर्ष निकालते हैं, यह एक नरसंहार था, शायद कंबोडिया से भी ज्यादा गंभीर मामला। न्यूयॉर्क टाइम्स में शैनबर्ग ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी सेना ने इस शहर में अभी भी खड़ी हिंदू दुकानों पर बड़े पीले एच पेंट कर दिए हैं। हिंदुओं को निशाना बनाने पर जोर देते हुए उन्होंने विजित प्रांत में घृणा, आतंक और भय का वर्णन किया। अंततः ढाका लौटने पर शैनबर्ग ने शहर को आधा वीरान पाया, जहां पश्चिमी पाकिस्तान से रोजाना नए सैनिक हवाई अड्डे पर आ रहे थे। भयभीत व्यापारियों ने बंगाली भाषा के बोर्ड उतार दिए थे और नए अंग्रेजी में लगा दिए थे, क्योंकि वे उर्दू नहीं जानते थे। उन्होंने लिखा कि विदेशी राजनयिकों का अनुमान है कि सेना ने कम से कम 2 लाख बंगालियों को मार डाला था। शैनबर्ग कहते हैं कि इसके तुरंत बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन्हें दूसरी बार बाहर निकाल दिया। उन्होंने एक अधिकारी को भेजा जिसे वो जानते थे कि उन्हें अगले दिन विमान से बाहर जाना है। रिपोर्टर खुश था कि किसी ने उनके साथ मारपीट नहीं की। जब उस पाकिस्तानी ने उनसे उड़ान का किराया वसूलने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। शैनबर्ग कहते हैं, इसलिए मैंने अपने अखबार के लिए एक तरफा टिकट बचा लिया। गर्मियों की शुरुआत तक व्हाइट हाउस को लगने लगा था कि उसके सामने जनमत की एक गंभीर समस्या है। किसिंजर के विशेष सहायक विंस्टन लॉर्ड कहते हैं, मानवाधिकारों और नरसंहार के पहलू पर यह बहुत विवादास्पद था। मीडिया, कैपिटल हिल, डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन भी इसमें शामिल हो गए। वे कहते हैं, सार्वजनिक तौर पर निक्सन और किसिंजर घरेलू आग की लपटों को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे और नहीं करेंगे। निक्सन और किसिंजर ने आत्मदया से अपने खिलाफ खड़े दुश्मनों की सूची बनाई। निक्सन ने कहा कि अमेरिकी प्रेस भारतीय प्रेस जैसा ही है, जो कुछ भी वे कहते हैं उसे मानता है। किसिंजर ने कहा कि पूरा उदारवादी समुदाय भावनात्मक रूप से याह्या के खिलाफ है, और निक्सन ने कहा कि हम सभी डेमोक्रेट्स, खासकर कैनेडी, से लड़ रहे हैं। किसिंजर ने कहा, भारतीय पहले से ही प्रेस में हमें मार रहे हैं और कांग्रेस के साथ लॉबिंग कर रहे हैं। जब भारतीय राजदूत ने अमेरिकी जनमत का जिक्र किया तो किसिंजर ने झल्लाकर कहा, हमें उस भयानक अलोकप्रियता की धमकी मत दीजिए जो अमेरिका को मिलेगी अगर वह आपकी नीतियों और दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं चलता है। किसिंजर को एक चीनी प्रतिनिधिमंडल को ये समझाना पड़ा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और अन्य प्रकाशन पाकिस्तान पर प्रशासन की नीति का प्रतिनिधित्व नहीं करते। निक्सन और किसिंजर इस बात पर सहमत थे कि उन्हें कांग्रेस और प्रेस की आलोचना का खंडन करना होगा, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी कहे बिना करना होगा जिससे याह्या को ठेस पहुंचे। यह एक कठिन काम था। किसिंजर के दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स ने बताया कि प्रशासन हत्याओं का बचाव कर रहा है और लोकतंत्र को कुचल रहा है। जब किसिंजर ने पाकिस्तानी राजदूत को जनसंपर्क के बारे में समझाने की कोशिश की तो राजदूत ने शिकायत की कि विश्व बैंक की एक टीम ने पूर्वी पाकिस्तान को नाजी हमले के बाद के अर्नहेम और परमाणु हमले के बाद के देश जैसा बताया है। निक्सन और किसिंजर ने अपने अधिकारियों से प्रेस से संपर्क करने का आग्रह किया और किसिंजर ने तर्क दिया कि पत्रकारों के लिए पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी देना कांग्रेस की गवाही से बेहतर है। निक्सन ने सहमति जताते हुए कहा, यही मायने रखता है। लानत है इस कांग्रेस को। हथियार और प्रभाव। निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों के इस्तेमाल के लिए कभी फटकार नहीं लगाई। अगर उन्हें अपनी मर्जी पर छोड़ दिया जाता तो वे लगभग निश्चित रूप से पाकिस्तान को भारी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते। कांग्रेसनल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की एक रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च को ऑपरेशन की शुरुआत में पाकिस्तान पर लगभग $35 मिलियन मूल्य के अमेरिकी हथियार बकाया थे जो भेजे नहीं गए थे। जैसा कि किसिंजर के कर्मचारियों ने लिखा था, पाकिस्तान को हमारी सैन्य बिक्री पश्चिमी पाकिस्तानियों के लिए अत्यधिक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व रखती है। पाकिस्तान को अमेरिकी सैन्य आपूर्ति के निवारक प्रभाव के बिना निक्सन और किसिंजर दोनों का मानना था कि भारत हमला कर सकता है। किसिंजर ने बाद में सुझाव दिया कि युद्ध को रोकने का सबसे अच्छा तरीका पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति जारी रखना होता, लेकिन निक्सन और किसिंजर कांग्रेस और जनमत के संयुक्त दबाव और विदेश विभाग की कुछ चतुर चालों के आगे झुक गए। विभाग शिपमेंट पर एक अनौपचारिक अस्थायी प्रशासनिक रोक लगाने में कामयाब रहा। ये स्थायी नहीं था, लेकिन जैसे जैसे अमेरिकी जनता इन अत्याचारों से आक्रोशित होती गई, निक्सन और किसिंजर को धीरे धीरे एहसास हुआ कि प्रतिबंध हटाना विनाशकारी होगा। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स में अमेरिकी सैन्य उपकरण ले जा रहे 2 पाकिस्तानी मालवाहक जहाजों के बारे में एक खबर छपने के बाद कांग्रेस ने पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति रोकने की अपनी मांगें दोगुनी कर दी।
सीनेट की विदेश संबंध समिति के एक प्रभावशाली डेमोक्रेट फ्रैंक चर्च ने निक्सन से अमेरिकी जल क्षेत्र में एक मालवाहक जहाज को रोकने के लिए तटरक्षक बल भेजने का आग्रह किया। कैनेडी ने निक्सन प्रशासन पर न केवल चुप्पी और उदासीनता बल्कि अक्षम्य हद तक मिलीभगत का भी आरोप लगाया। लेकिन निक्सन और किसिंजर ने सभी सैन्य शिपमेंट को निलंबित करने से साफ इनकार कर दिया, जैसा कि विदेश विभाग चाहता था। इसलिए डेमोक्रेट्स ने पलटवार किया और शरणार्थियों के घर लौटने तक पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक सहायता रोकने के उपाय पेश किए। चर्च ने कड़ा विरोध जताया कि अमेरिकी सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के सैन्य शासन द्वारा किए जा रहे एक भयानक नरसंहार में सहायता और प्रोत्साहन दे रही है। विस्कॉन्सिन के सेनेटर विलियम प्रोक्समायर, जिन्होंने 1967 से 1986 तक हजारों भाषण देकर अमेरिका से नरसंहार संधि के अनुसमर्थन का आग्रह किया था, ने वर्तमान में चल रहे नरसंहार की निंदा की और 1972 में निक्सन के विरुद्ध युद्ध विरोधी डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जॉर्ज मैकगवर्न ने घोषणा की, अगर हम एक और एशियाई गृहयुद्ध में पक्ष लेने पर अड़े रहे तो हम वियतनाम युद्ध से सबक नहीं सीख पाएंगे। किसिंजर ने कहा कि निक्सन अभी भी पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए कुछ भी करने को लेकर बहुत अनिच्छुक थे। किसिंजर ने कहा कि घटते हुए पाइपलाइन में केवल लगभग $40 लाख ही बचे थे, लेकिन अब उनके पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जैसा कि किसिंजर के कर्मचारियों ने अफसोस जताया। उनकी एकमात्र आशा चल रही आर्थिक सहायता की बेहतर सुरक्षा के लिए सैन्य सहायता रोकना था। हथियारों की आपूर्ति के फैसले निक्सन और किसिंजर के हाथों से लिए जा रहे थे। फिर भी हत्याओं के शुरू होने के बाद भी अमेरिकी सैन्य सेवाएं पाकिस्तान को $1 करोड़ से अधिक मूल्य की नई बिक्री की पेशकश करती रही। जुलाई या अगस्त तक पेंटागन ने सैन्य सेवाओं को इन प्रस्तावों को रोकने का निर्देश नहीं दिया था। हालांकि कांग्रेस के जांच कार्यालय के अनुसार 25 मार्च से सितंबर के अंत तक पाकिस्तान को लगभग 38,000 हथियारों की बिक्री प्राप्त हुई। लाखों डॉलर मूल्य के अमेरिकी हथियार प्राप्त हुए। अगर कांग्रेस हथौड़ा थी तो विदेश विभाग निहाय। किसिंजर ये जानकर दंग रह गए कि जून में निक्सन के निर्देशों के विपरीत विदेश विभाग ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति लगभग पूरी तरह से रोक दी थी। किसिंजर उस समय क्रोधित हो गए जब विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें बताया कि हथियारों की आपूर्ति फिर से शुरू करना आत्मघाती होगा। किसिंजर ने पूछा, क्या पाकिस्तानियों को पता है कि वे गिलोटिन के अधीन हैं? उन्होंने पाकिस्तान को सैन्य आपूर्ति रोकने से राष्ट्रपति के स्पष्ट इनकार को दरकिनार करने के लिए विदेश विभाग के कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाए। उन्होंने कहा, अगस्त के मध्य तक हम ठीक वही कर चुके होंगे जो राष्ट्रपति जून में नहीं करना चाहते थे, सिवाय $40 लाख के, जो कि पाइपलाइन में आखिरी बची हुई खेप थी। लेकिन निक्सन को निजी तौर पर लिखते हुए शर्मिंदा किसिंजर को ये स्वीकार करना पड़ा कि कैसे उनकी अपनी नौकरशाही ने उन्हें चकमा दिया। किसिंजर के इस आग्रह के बावजूद कि प्रशासन को पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए कुछ करना चाहिए ताकि निक्सन के राष्ट्रपति याह्या के साथ विशेष संबंध कमजोर न हो, विदेश विभाग द्वारा हथियारों की खेप पर शुरुआती अस्थायी रोक उम्मीद से ज्यादा कारगर साबित हुई। हालांकि पाकिस्तानी सेना हथियारों के नुकसान से परेशान थी, लेकिन याह्या खुद एकमुश्त प्रतिबंध या अमेरिकी निंदा के अपमान से बचकर राहत महसूस कर रहे थे। फिर भी किसिंजर ने राष्ट्रपति को चेतावनी दी कि कांग्रेस इस बात से नाराज है कि उन्होंने नया पूर्ण हथियार प्रतिबंध नहीं लगाया है। अनिच्छा से अपने घाटे को कम करते हुए किसिंजर पाकिस्तान को आर्थिक सहायता जारी रखना चाहते थे, जो ज्यादा जरूरी तो था, लेकिन कांग्रेस के लिए खतरा भी था। उन्होंने निक्सन को समझाया, हम कम से कम कुछ आर्थिक सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हथियार प्रतिबंध अपने आप में निराशाजनक है। निक्सन स्तब्ध रह गए। क्या हम पाकिस्तान पर हथियार प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं? किसिंजर ने उनसे सार्वजनिक रूप से कहा, दरअसल हमने 1 अप्रैल के बाद से कोई हथियार नहीं भेजा है, सिर्फ डिपो में रखे हथियारों को छोड़कर, और ये 30-50 लाख डॉलर के बैकलॉग में गिर गया है। निक्सन ने पूछा कि भविष्य के सैन्य निर्यात लाइसेंस के बारे में उन्हें क्या कहना चाहिए। इसे छुपाएं, किसिंजर ने जवाब दिया, इस समय कोई लाइसेंस नहीं है। निक्सन नाराज हो गए। हम आगे बढ़ते हुए इसका मूल्यांकन करेंगे। हमें इस पर दबाव सहना होगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि मैं समस्या जानता हूँ, किसिंजर ने समझदारी से कहा। निक्सन ने गुस्से में जवाब दिया, वे हमें शर्मिंदा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पाकिस्तान गिर जाए और हमें शर्मिंदा करे। वे युद्ध चाहते हैं। किसिंजर के सहयोगियों के अनुसार पाकिस्तान को आखिरकार कांग्रेस की दीवार पर लिखी इबारत समझ आ गई। किसिंजर ने याह्या के एक जनरल से बार बार कहा कि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बुरी खबर दी कि सैन्य शिपमेंट आर्थिक सहायता को खतरे में डाल रहे हैं।
जब जनरल ने न्यूयॉर्क के गोदामों में पड़े लगभग 50 टन बिना लाइसेंस वाले सैन्य सामान, लगभग $10 लाख मूल्य के विमान के पुर्जों को जब्त करने की कोशिश की, तो किसिंजर की मुख्य चिंता ये थी कि वे इस कृत्य में पकड़े न जाएं। उन्होंने कहा, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कितने लोग ऐसे शिपमेंट के बारे में जानते हैं या पता लगा सकते हैं। ये बयान इतनी बेशर्मी से दिया गया कि बाद में उन्होंने इसे आधिकारिक नोटों से हटवा दिया। किसिंजर ने राष्ट्रपति से कहा कि समस्या यह है कि पाकिस्तान को न तो कोई सैन्य सहायता मिल रही है और न ही कोई आर्थिक सहायता। अगर कोई चीज भारतीयों को हमला करने के लिए उकसाएगी तो वह पाकिस्तान की पूरी तरह से लाचारी होगी। निक्सन ने कहा, उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीमार कमीने। किसिंजर ने अपनी सिचुएशन रूम मीटिंग्स में भारत की तीखी आलोचना की, लेकिन निक्सन के साथ अकेले में इस्तेमाल किए गए शब्दों से कम कठोर शब्दों में। उन्होंने चेतावनी दी, भारतीयों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर वे युद्ध में उतरेंगे तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने भारत के मानवतावाद की ईमानदारी पर संदेह जताया। मानवीय पीड़ा के प्रति भारतीयों के रवैये पर मेरे अपने विचार है। उन्होंने आगे कहा, मेरा मानना है कि भारतीयों में एक ऐसा उन्माद पैदा करने की प्रवृत्ति है जिससे वे बच नहीं पाएंगे, लेकिन विदेश विभाग ने इसे खारिज कर दिया। जवाब में एक शीर्ष अधिकारी ने पाकिस्तान में हिंदुओं के उत्पीड़न पर प्रकाश डाला और किसिंजर की इस तरह से कार्य करने के लिए आलोचना की, मानो भारतीयों को निकालने का एकमात्र तरीका डंडे से ही है। जब किसिंजर ने कहा कि याह्या, जो अभी भी एक व्यवहार्य शरणार्थी योजना तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, शरणार्थी मुद्दे पर काफी अच्छे रहे हैं, तो विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी चुप हो गए। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सहयोगी हेरोल्ड सॉन्डर्स ने किसिंजर से उदास होकर कहा कि हिंदू शरणार्थी शायद कभी वापस नहीं लौटेंगे। भारत के शरणार्थी शिविरों और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में अंतर्राष्ट्रीय राहत प्रयास काफी हद तक असफल रहे थे और बोझ कम करने में कोई खास मदद नहीं कर रहे थे। जब कांग्रेस ने भारत के लिए $10 करोड़ की सहायता को मंजूरी दी तो सॉन्डर्स ने इसे पर्याप्त नहीं माना। बंगालियों के व्यापक भय को कम करने के लिए कुछ करना जरूरी था। सॉन्डर्स ने अपने बॉस से कहा कि बहुत देर होने से पहले वे संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव का नाजुकता से इस्तेमाल करें। 4 महीने तक विरोध करने के बाद किसिंजर जुलाई के अंत तक पाकिस्तान पर दबाव बनाने पर खुलकर चर्चा करने के लिए राजी हो गए। कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही थी। चीनी चैनल का कोई खास महत्व नहीं था और उन्हें इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकने का कोई रास्ता ढूंढना था। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति और मेरे पास पाकिस्तानियों के बैंक में कुछ पैसा जमा है। अगर हमें पता हो कि हम उनसे क्या करवाना चाहते हैं तो हम उन्हें कुछ करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि व्हाइट हाउस पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इतने नरसंहार के बाद ये देखना मुश्किल था कि असल में क्या बदल सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को जो भी धुंधली उम्मीदें थी कि याह्या पूर्वी पाकिस्तान में कोई राजनीतिक समझौता कराएंगे, वे अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के कर्मचारी इस बात पर एकमत थे कि कोई राजनीतिक प्रगति नहीं हुई है। युद्ध टालने का एकमात्र रास्ता याह्या और लोकप्रिय अवामी लीग नेतृत्व के बीच एक समझौता था, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में इतनी शांति बहाल हो सके कि शरणार्थी बिना किसी डर के अपने घर लौट सके। 23 जुलाई को सिचुएशन रूम की एक बैठक में किसिंजर ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया पूर्वी बंगाल को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करने के साथ ही समाप्त होगी। अंततः वे उस बात से सहमत हुए जो गोलीबारी शुरू होने से पहले से ही कई लोग उन्हें असफल रूप से कहते आ रहे थे। पाकिस्तानियों में खुद ऐसा करने की राजनीतिक कल्पनाशीलता नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्हें इस राजनीतिक सौदेबाजी पर संदेह होने लगा। उनका मानना था कि भारत को लगता है कि इस तरह के सौदे का मतलब पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना है। वो याह्या से बंगालियों की कुछ राजनीतिक भागीदारी बहाल करने का आग्रह करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि याह्या के ऐसा करने से पहले ही भारत युद्ध शुरू कर देगा। उन्होंने एक विश्वसनीय अधिकारी से कहा कि याह्या से क्रूरता के बजाय प्यार से बात करना बेहतर होगा। जब उन्होंने निक्सन से कहा कि विदेश विभाग राजनीतिक समझौते की मांग कर रहा है, तो राष्ट्रपति, जो याह्या से बंगालियों से निपटने के लिए कहने में रुचि नहीं रखते थे, ने कहा, हमें बस उन्हें पर्याप्त राहत देनी है, बस। सफलता की सबसे अच्छी संभावना ये होगी कि याह्या स्वयं अवामी लीग के शीर्ष नेता मुजीब के साथ स्वायत्तता पर बातचीत करें, एक साहसिक कदम जो बंगालियों को प्रभावित करेगा और उनके नेतृत्व को हथियार डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। लेकिन किसिंजर ने जोर देकर कहा कि याह्या मुजीब के साथ समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने याह्या पर अवामी लीग के साथ काम करने के लिए दबाव डालने की संभावना से भी इनकार किया। उन्होंने भारत के इस विश्वास पर आपत्ति जताई कि एकमात्र स्थायी समझौता मुजीब के साथ होगा,
भारतीयों को अपने क्षेत्र से शरणार्थियों को निकालने की इच्छा रखने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें किसी विशेष राजनीतिक सूत्र पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रोत्साहित होकर विदेश विभाग ने याह्या के प्रति कड़ा रुख अपनाने की सिफारिश की, जिसमें निक्सन को एक पत्र भेजने के लिए कहा गया, जिसमें उनसे अवामी लीग के साथ शांति स्थापित करने और हिंदू गांवों को नष्ट करना बंद करने का अनुरोध किया गया। ओवल ऑफिस की एकांतता में निक्सन और किसिंजर हताश थे जब वे भारत द्वारा याह्या को कुचलने का इंतजार कर रहे थे। निक्सन को बताया गया कि हताश याह्या शायद भारत पर हमला करेगा, तो वह पाकिस्तान की हार की आशंका से धराशायी हो गया। निक्सन ने कहा वह आत्महत्या कर लेगा। किसिंजर ने एक बार फिर याह्या की तुलना अब्राहम लिंकन से की, जिनकी प्रतिमा निक्सन की मेज के पीछे लगी थी। वह लड़ेगा ठीक वैसे ही जैसे लिंकन लड़ता। उसके लिए पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। भाग्यवादी होते हुए राष्ट्रपति ने कहा वहां निश्चित रूप से खून खराबा होगा। उन्होंने भारत के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। हमने भारतीयों को बहुत कड़ाई से चेतावनी दी थी कि अगर वे कुछ भी शुरू करते हैं, और यकीन मानिए जहां तक मेरा सवाल है, ये बहुत ही खुशी की बात होगी, तो हम उन्हें दी जाने वाली हर मदद बंद कर दें, कम से कम उसकी कीमत के हिसाब से तो। किसिंजर अपने डेमोक्रेटिक आलोचकों पर भड़क उठे और रॉबर्ट मैकनामारा से साफ कहा, हमें लगता है कि यहाँ जो नंगा नाच चल रहा है, जिन लोगों ने हमें बियाफ्रा को नजरअंदाज करने के लिए कहा था, वे हमें पाकिस्तान पर अत्याचार करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा भारतीय बिल्कुल निर्दयी खेल खेल रहे हैं। निक्सन ने गुस्से में किसिंजर से कहा ये बिल्कुल हास्यास्पद है उन भारतीयों पर। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी राय में वे भी इसमें उतने ही दोषी हैं जितने कि पाकिस्तानियों पर। सिचुएशन रूम मीटिंग में किसिंजर ने राष्ट्रपति के आदमी का बचाव किया। याह्या के साथ हमारी ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, उन्होंने कहा। याह्या उचित व्यवहार करेंगे। उन्होंने याह्या के साथ नरमी बरतना पसंद किया, न कि उन्हें धमकाना या दबाना। जब विदेश विभाग के एक अधिकारी ने पूर्वी पाकिस्तान से सेना को हटाने का सुझाव दिया, तो किसिंजर पाकिस्तान की संप्रभुता के पक्ष में खड़े हुए। पाकिस्तानियों को ये बताना हमारा काम क्यों है कि उन्हें अपनी सरकार कैसे चलानी है। अधिकारी ने कहा कि वे किसी दोस्त को सलाह दे सकते हैं, जिस पर किसिंजर भड़क उठे। एक दुश्मन पाकिस्तान के साथ क्या करेगा? हम पहले ही उन्हें दी जाने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता बंद कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने बार बार कहा है कि हमें पाकिस्तान की ओर झुकना चाहिए, लेकिन जो भी प्रस्ताव रखा जाता है वो इन निर्देशों के बिल्कुल विपरीत होता है। किसिंजर बाद में इन झगड़ों को निक्सन के राष्ट्रपति काल में व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के बीच सबसे गहरे मतभेद के रूप में याद करेंगे, शायद कंबोडिया को छोड़कर। निजी तौर पर किसिंजर भड़क उठे, राज्य मुझे रुला रहा है। उन्होंने उनके वरिष्ठ अधिकारियों की खिंचाई की, एक अधिकारी को मूर्ख और दूसरे को पागल और एक वेश्या कहा। निक्सन और किसिंजर अपने अधीनस्थों से बदला लेना चाहते थे। उन्होंने भारत में राजदूत केनेथ कीटिंग पर निशाना साधा, जिन्होंने ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति को चुनौती देने की हिम्मत की थी और अभी भी गुस्से में केबल भेज रहे थे। अपने जबरदस्त संबंधों और साख के बावजूद पूर्व रिपब्लिकन सेनेटर की नौकरी दांव पर थी। व्हाइट हाउस में किसिंजर के कर्मचारी सैमुअल हॉस्किंसन कहते हैं, सब कुछ समान होने पर मुझे लगता है कीटिंग को हटा दिया गया होता। निक्सन ने किसिंजर से कहा, हमें कीटिंग पर किसी तरह का लगाम लगानी होगी। राष्ट्रपति ने संतोष के साथ याद किया कि जब उन्होंने विलियम रोजर्स के सामने यह मुद्दा उठाया था, तो विदेश मंत्री ने कहा था कि कीटिंग बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। बाद में निक्सन ने कहा, कीटिंग एक गद्दार है। निक्सन ने किसिंजर से कहा कि उन्हें उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। निक्सन ने कहा, भारतीय बहुत बुरे हैं, लेकिन उन्हें कीटिंग से कुछ मदद मिल रही है। बेशक, किसिंजर ने सहमति जताई, काफी मदद मिल रही है। वो वास्तव में उनका मुखपत्र है। उन्होंने आगे कहा, वो अब देसी हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने भारतीयों को देखा और उनकी शिकायतें सुनी और कीटिंग बार बार टोकते रहे और कहते रहे कि आप यह वो तो बताना ही भूल गए। ये झूठ था। दिल्ली में हुई बैठकों में कीटिंग ने इंदिरा गांधी के साथ बातचीत में एक अजीब सी खामोशी तोड़ने के लिए सिर्फ एक बार बात की थी। निक्सन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। वो 71 साल के हैं। हाँ, किसिंजर ने जवाब दिया, लेकिन वो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। अभी अगर उनके पुराने सहयोगी को बाहर कर दिया गया तो कांग्रेस का आक्रोश अपरिहार्य था। हमें हालात शांत होने तक इंतजार करना चाहिए। निक्सन ने कहा, 2 या 3 महीने और फिर मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। कीटिंग को हटाना बहुत मुश्किल साबित हुआ, लेकिन ढाका वाणिज्य दूतावास के निचले स्तर के अधिकारी इतने भाग्यशाली नहीं थे। ये लोग बहुत परेशान करने वाले थे, हॉस्किंसन याद करते हैं। राष्ट्रपति अभी भी आर्चर ब्लड पर गुस्से से उबल रहे थे।
जब पाकिस्तान में वफादार राजदूत जोसेफ फारलैंड, जिन्हें याह्या के साथ चीन चैनल पर अपने काम के इनाम के तौर पर निक्सन और किसिंजर के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक में बुलाया गया था, ने ब्लड का जिक्र किया तो निक्सन ने कहा वो अच्छा नहीं है। फारलैंड ने कहा ब्लड ने पूरी बात का पर्दाफाश कर दिया। निक्सन ने पूछा वो बुरा है ना? फारलैंड ने जवाब दिया खैर वो चला गया, वो अब यहाँ विभाग में है, यही सब नहीं था। निक्सन और किसिंजर ने ढाका में विरोधियों के खिलाफ किए गए प्रतिशोध की पूरी कहानी सुनी। ढाका में संयुक्त राज्य सूचना सेवा के शीर्ष अधिकारी ब्रायन बेल ने बहादुरी से इस रक्तपात की कुछ सबसे विनाशकारी रिपोर्टें लिखी और ब्लड टेलीग्राम पर हस्ताक्षर किए थे। वो आसानी से डरने वाले नहीं थे। वाशिंगटन इवनिंग स्टार और एसोसिएटेड प्रेस के पूर्व विदेशी संवाददाता, उन्होंने घुटने की चोट के कारण अपने खेल करियर के अंत से पहले वाशिंगटन रेडस्किंस और डेट्रॉइट लायंस के लिए कुछ समय के लिए पेशेवर फुटबॉल खेला। फारलैंड ने कहा कि बेल अपनी रिपोर्टिंग में ब्लड की तरह ही पक्षपाती थे। इसके लिए बेल को उचित सजा दी गई, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छा हुआ, निक्सन ने कहा। इसके बाद एरिक ग्रिफेल आए, जो ब्लड टेलीग्राम पर हस्ताक्षर करने वाले एक और विद्रोही विकास अधिकारी थे और जिनकी हाल ही में पाकिस्तान यात्रा के दौरान किसिंजर से झड़प हुई थी। फारलैंड ने निक्सन और किसिंजर से कहा जो बचे हैं, जिनकी स्थिति बहुत गंभीर है, वे एरिक ग्रिफेल है, जो एआईडी के प्रमुख है, वे सितंबर में पद से हट जाएंगे। काश वे अभी पद से हट जाते। मुझे नहीं लगता कि आप उनके बिना काम चला सकते हैं। निक्सन ने विचार पूरा किया। परिणाम, फारलैंड ने सहमति जताई। इसका हिल पर बुरा असर पड़ेगा और मुझे शक है कि इस जानकारी को लीक करने में उनकी भी भूमिका रही होगी। निक्सन ने कहा बेवकूफ, तुम बस इसी के पीछे भागते रहो। जॉर्ज हैरिस को प्रसिद्धि के फायदे पता थे। बीटल्स के गिटार वादक, जो 1970 में अलग हो गए थे, एक भावुक, भ्रमित और कोमल हृदय व्यक्ति थे, लेकिन साथ ही एक अप्रत्याशित रूप से चतुर राजनीतिक संचालक भी थे। वर्षों से उनकी प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार रविशंकर से नजदीकी बढ़ गई थी। हैरिस ने भारत में 6 हफ्ते बिताए, सितार और अध्यात्म सीखा। सितार संगीत नॉर्वेजियन वोड जैसे क्लासिक बीटल्स गीतों में झलकता था। अब जब भारत में शरणार्थियों की संख्या लाखों में पहुंच गई, तो शंकर, जो एक बंगाली थे, ने एक लाभ संगीत कार्यक्रम के लिए हैरिस से मदद मांगी। अन्य संगीतकारों ने भी अपनी बात रखी, जैसे कि जॉन बायस, जिन्होंने शोकपूर्ण सॉन्ग ऑफ बांग्लादेश लिखा था। लेकिन हैरिस के मन में एक व्यवहारिक उद्देश्य था, कुछ धन जुटाना, जैसा कि उन्होंने बाद में बताया, लेकिन मुख्य रूप से यह जागरूकता फैलाना कि बंगालियों को मारा गया था, मिट रहे थे और कई देश हथियारों और अन्य चीजों से पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। चूंकि कॉन्सर्ट न्यूयॉर्क में हो रहा था, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि हैरिस और उनके दोस्त किस देश के बारे में सोच रहे थे। बांग्लादेश के लिए कॉन्सर्ट मानवीय राहत के लिए पहला रॉक कॉन्सर्ट था। 1985 में लाइव एड जैसे शो का एक अग्रदूत, जो उपस्थित लोगों की पूरी ईमानदारी, सहजता और दिखावटी आत्म धार्मिकता से चिन्हित थे। हैरिस और उनके दल ने जल्दी से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। 1 अगस्त को चुना क्योंकि यह मैनहट्टन के केंद्र में मेडिसन स्क्वायर गार्डन उपलब्ध होने वाली एकमात्र तारीख थी। दोनों शो के टिकट जल्दी बिक गए और 40,000 से ज्यादा प्रशंसक मौजूद थे। स्पॉटलाइट्स के नीचे क्रीम सूट और मैली नारंगी कमीज पहने, झबरा बालों और बड़ी बेतरतीब दाढ़ी के साथ हैरिस एक उत्साही प्रति सांस्कृतिक व्यक्ति थे, जिन्होंने रावलपिंडी के जनरलों को चकित कर दिया था। समझ से ज्यादा उत्साह से भरे हुए, उदारता के साथ उन्होंने उत्साह से गाया, बांग्लादेश बांग्लादेश। क्या तबाही है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक गड़बड़ लग रहा है। मैंने ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा। हैरिस ने आनन फानन में अपने पुराने दोस्तों का एक बेढंगा ऑल स्टार बैंड इकट्ठा किया था, जिसमें ड्रम पर रिंगो स्टार और गिटार पर एरिक क्लैप्टन शामिल थे। हालांकि जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी कभी नहीं आए। शंकर और अन्य भारतीय संगीतकारों ने सितार बजाया, जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। बेशक उत्सुक युवा भीड़ मुख्य रूप से संगीत सुनने आई थी, लेकिन उनमें से कई लोग भयावहता के बारे में जानते थे और शंकर ने दर्शकों को बंगालियों की दुर्दशा के बारे में बताया। मुक्त प्रवाह वाले सेटों के बीच संगीतकारों ने शरणार्थी शिविरों की विनाशकारी फिल्में दिखाई, जो लाशों और भूखे बच्चों से अटे पड़े थे। द विलेज वॉयस ने लिखा, कितना अद्भुत है, महान कलाकारों को सुनने के लिए कुछ कर कटौती योग्य डॉलर खर्च करके अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना। शानदार प्रदर्शनों की एक श्रृंखला के बाद हैरिस को एक अनोखा आश्चर्य हुआ। मैं हम सभी में से एक दोस्त को सामने लाना चाहता हूँ, उन्होंने स्तब्ध भीड़ से कहा। श्रीमान बॉब डिलन, विलेज वॉयस ने उत्साह से कहा।
ये सचमुच दिल दहला देने वाला पल था। डिलन, जो एक लगभग जानलेवा मोटरसाइकिल दुर्घटना के बाद से एकांतवास में थे, अंधेरे से प्रकट हुए, पीले और स्पष्ट जीन जैकेट पहने, गिटार और हारमोनिका के साथ। शोरगुल थमने के बाद उन्होंने ए हार्ड रेन्स अ गोना फॉल और ब्लोइन इन द विंड के रोमांचक और भावुक प्रस्तुतियां दी। मानो निक्सन को निशाना बनाते हुए उन्होंने जोश से गाया, कितनी मौतें लगेंगी जब तक उन्हें एहसास नहीं होगा, बहुत से लोग मर चुके हैं। भारत सरकार इस अप्रत्याशित लाभ से बेहद खुश थी और हैरिस के रिकॉर्ड्स की प्रतियां प्राप्त करने के लिए हाथ पांव मार रही थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का सैन्य शासन रॉक एंड रोल की शक्ति से स्तब्ध था। पाकिस्तानी अधिकारियों को हैरिस और उनके काले बालों वाले संगीतकार दोस्तों ने मजाकिया ढंग से गुमराह किया। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने सभी पाकिस्तानी दूतावासों को बांग्लादेश नामक एक पाकिस्तान विरोधी ग्रामोफोन रिकॉर्ड के बारे में चेतावनी दी, जिसे बीटल्स तिकड़ी के एक सदस्य जॉर्ज हैरिस, बीटल्स को एक कम मानते हुए, ने कहा, इसमें पाकिस्तान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार है। इस अधिकारी ने पाकिस्तान में इस गाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए सभी पाकिस्तानी दूतावासों को आदेश दिया कि वे किसी भी तरह से इसके विश्वव्यापी प्रसारण को रोकने का प्रयास करें। ओवल ऑफिस में निक्सन ने झुंझलाकर किसिंजर से कहा, मैं देख रहा हूं कि बीटल्स अब इसके लिए धन जुटा रहे हैं। आप जानते हैं, यह एक अजीब बात है कि हम इस देश में जिस तरह के लोग हैं, हम इन सभी बेतुकी चीजों में शामिल हो जाते हैं। किसिंजर ने पूछा कि क्या ये सहायता पाकिस्तान जा रही है या भारत? बीटल्स किसके लिए धन जुटा रहे हैं? भारत में शरणार्थियों के लिए? दिल को छू लेने वाली बात यह है कि दोनों ही व्यक्ति स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि बीटल्स का विघटन हो गया है। निक्सन ने उत्तर दिया, ओह, भारतीयों के लिए। उस स्थिति में किसिंजर ने सोचा कि हैरिस को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसमें भारतीय पक्ष आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति में है। हमने उन्हें $70 मिलियन दिए हैं और भी आ रहे हैं। दरअसल शरणार्थियों की 1 साल तक देखभाल के लिए भारत को इससे 10 गुना ज्यादा रकम की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि समस्या गांधी सरकार थी। कोई नहीं जानता कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। आप इसे सरकार को दे रहे हैं? निक्सन ने आश्चर्य से पूछा। ये बहुत बड़ी भूल है। किसिंजर ने कहा कि कोई विकल्प नहीं था। वे किसी को भी वहां नहीं आने देते। वे किसी भी विदेशी को शरणार्थी क्षेत्रों में नहीं आने देते। बिल्कुल नहीं। उनका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। शायद नर्म दिखने के डर से किसिंजर ने याह्या और बंगालियों के बीच राजनीतिक समझौते के भारत के आह्वान की तुरंत निंदा की और इस घटिया राजनीतिक ढांचे को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे। पूर्वी बंगाल में स्वायत्तता आखिरकार अगले 2 सालों में आ जाएगी, लेकिन अगले 6 महीनों में नहीं। और भारतीय बस एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। जॉर्ज हैरिस की जागरूकता बढ़ाने की जो भी उम्मीदें रही हो, निक्सन और किसिंजर उनके श्रोता नहीं थे। पाकिस्तानी एक अलग नस्ल के हैं। अत्यधिक दबाव में निक्सन और किसिंजर ने भटके हुए विदेश विभाग को फिर से नियंत्रण में लाने का फैसला किया। अगस्त में एक सिचुएशन रूम मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति ने अपने शीर्ष अधिकारियों को ओवल ऑफिस बुलाकर उन्हें कानून की व्याख्या करने के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। निक्सन ने पहले ही संतोष के साथ कहा था, समय समय पर थोड़ा झटका मिलना उनके लिए अच्छा है। आश्चर्यचकित होकर विदेश विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारी उत्सुकता से ऊपर ओवल ऑफिस की ओर दौड़ पड़े। राष्ट्रपति ने उन पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके प्रशासन को उनकी नीति का पालन करना चाहिए। इस मीटिंग में निक्सन ने किसिंजर या HR हाल्डेमैन के साथ अकेले रहने की तुलना में कहीं बेहतर रवैया दिखाया। शरणार्थियों को अमेरिकी दान पर जोर देते हुए उन्होंने एक बार मानव पीड़ा का जिक्र किया और कहा कि वह राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा, अब मैं बहुत स्पष्ट बोलूंगा, और केनेथ कीटिंग पर तंज कसा। भारत जाने वाला हर राजदूत भारत से प्यार करने लगता है। राष्ट्रपति का ये सीधा हमला इतना बेतुका था कि किसिंजर और सॉन्डर्स ने इसे विदेश विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड से हटा दिया। निक्सन ने विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि उन्हें विदेश विभाग और दक्षिण एशिया में भारत समर्थकों को शांत करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कम अमेरिकी पाकिस्तान के प्रति आसक्त है, क्योंकि पाकिस्तानी एक अलग किस्म के हैं। पाकिस्तानी सीधे सादे होते हैं और कभी कभी बेहद मूर्ख। भारतीय ज्यादा चालाक होते हैं, कभी कभी इतने चतुर कि हम उनके झांसे में आ जाते हैं। हालांकि निक्सन ने कहा कि याह्या ने जो किया उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को शरणार्थियों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को तोड़ने के लिए युद्ध छेड़ने की अनुमति नहीं दे सकता। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वह नई दिल्ली में होते तो इस तरह से युद्ध शुरू करते।
निक्सन ने कहा, अगर युद्ध होता है तो मैं राष्ट्रीय टेलीविजन पर जाकर कांग्रेस से भारत को दी जाने वाली सभी सहायता बंद करने के लिए कहूंगा। उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के साथ काफी नरमी बरती गई। निक्सन ने याह्या के साथ अपने अच्छे संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें वहां कुछ प्रभाव बनाए रखने की जरूरत है और वे केवल निजी तौर पर ही सुझाव देंगे। उन्होंने किसी भी राजनीतिक समझौते को अस्वीकार करते हुए कहा, पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य तय करना हमारा काम नहीं है। पाकिस्तानियों को अपना भविष्य खुद तय करना होगा। उन्होंने पाकिस्तान की संप्रभुता का पुरजोर समर्थन किया। वहां हुए रक्तपात से विचलित हुए बिना हम पूर्वी पाकिस्तान में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर उसके साथ अपने संबंधों का आकलन नहीं करेंगे। उस मानदंड के अनुसार हम दुनिया की हर कम्युनिस्ट सरकार से संबंध तोड़ लेंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट देशों में नरसंहार हुआ है। राष्ट्रपति पद के अधिकार से मजबूत हुए किसिंजर अपने लिंकन वाले उदाहरण पर लौट आए। याह्या से कलकत्ता में अवामी लीग के नेताओं से निपटने के लिए कहना अब्राहम लिंकन से जेफरसन डेविस से निपटने के लिए कहने जैसा था। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के विभाजन में शामिल नहीं हो सकता था। निक्सन सहमत हुए। हम भारत को पूर्वी पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य तय करने की अनुमति नहीं दे सकते। किसिंजर ने उन्हें याद दिलाया कि अमेरिकी राहत का उद्देश्य याह्या को राजनीतिक शर्तें थोपने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि भारतीयों को हमला करने के बहाने से वंचित करना था। अंततः राष्ट्रपति ने अपने अधीनस्थों को विदा किया, जो नीचे सिचुएशन रूम में वापस चले गए। झिझकते हुए वे लाइन में लग गए। अब जब ओवल ऑफिस में उनकी फटकार के बाद उनकी बैठक फिर से शुरू हुई और किसिंजर ने सिचुएशन रूम में अधिकारियों को अपना एक जाना पहचाना उपदेश दिया, मुझे यह असहनीय लगता है कि विश्व बैंक पाकिस्तान को सहायता फिर से शुरू करने के लिए राजनीतिक शर्तें तय कर रहा है, तो समूह ने तहे दिल से सहमति जताई। फिर भी किसिंजर गुस्से में रहे। उन्होंने सिचुएशन रूम की बैठक में राष्ट्रपति की इच्छा के विरुद्ध जाने के लिए उन्हें फटकार लगाए। जब विदेश विभाग के एक अधिकारी ने पाकिस्तान को हथियार आपूर्ति पाइपलाइन बंद करने का जिक्र किया, तो किसिंजर भड़क उठे। ये हमारी स्थिति नहीं है। आप पाइपलाइन बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनसे पाइपलाइन बंद करने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, राष्ट्रपति इस पर 500 बार फैसला सुना चुके हैं। वह अपने निर्देशों का उल्लंघन करते करते तंग आ चुके थे। मुझे आश्चर्य है कि अगर हमें बेसबॉल के बल्ले इस्तेमाल करने का निर्देश दिया जाए, परमाणु युद्ध शुरू करने का निर्देश दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? अगस्त में जनता के हंगामे को शांत करने के प्रयास में निक्सन ने बंगाली नरसंहार पर अपना पहला आधिकारिक बयान जारी करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल किया। जैसा कि उन्होंने पहले किसिंजर से कहा था, मैं इस बारे में बहुत कम कहना चाहता हूँ। सवाल उठेंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, मैं बस उन्हें बीच में ही रोक दूंगा। सच कहूँ तो इस प्रकार पत्रकारों को दिए एक संक्षिप्त बयान में राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता रोकने के विचार को खारिज कर दिया और इसके बजाय कहा कि सबसे रचनात्मक भूमिका जो हम निभा सकते हैं वो है पश्चिमी पाकिस्तान को अपनी आर्थिक सहायता जारी रखना। निक्सन ने नरसंहार की निंदा नहीं की, बल्कि कहा, हम पाकिस्तानी सरकार पर जनता का दबाव नहीं डालेंगे। ये पूरी तरह से उल्टा होगा। ये ऐसे मामले हैं जिन पर हम केवल निजी चैनलों पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन निक्सन को अमेरिकी जनता की उदासीनता पर अटूट विश्वास था। ओवल ऑफिस में उन्होंने हाल्डेमैन से कहा कि किसी को यूरोप की परवाह नहीं है, न लैटिन अमेरिका की, न अफ्रीका की। उन्हें इजराइल में यहूदियों की परवाह है, क्योंकि उनके बीच युद्ध चल रहा है, और भारत पाकिस्तान खबरों में रहेंगे क्योंकि और कुछ है ही नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग पाकिस्तान को लेकर उत्साहित हैं। क्या आप हैं? नहीं, हाल्डेमैन ने कहा। मुझे लगता है कि टेडी उन्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है। हाल्डेमैन ने स्वीकार किया कि पूर्वी पाकिस्तान से भयावह तस्वीरें आई हैं, लेकिन आपने जिंदगी भर भारतीयों और पाकिस्तानियों की भयानक तस्वीरें देखी हैं। मेरा मतलब है दिल्ली में भिखारियों और उस तरह की तमाम चीजों की। निक्सन ने कहा, जितना उन्हें बियाफ्रा ने भड़काया था उससे ज्यादा नहीं। आप जानते हैं, बियाफ्रा ने कुछ कैथोलिकों को भड़काया था, लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है कि बियाफ्रा ने पाकिस्तान से ज्यादा लोगों को भड़काया, क्योंकि पाकिस्तान बस भूरे मुसलमानों का एक समूह है।